पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा गोद खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ पहन है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। मखाना की खेती पर एक जानकारी, मत्स्य सह सूकर पालन व्यवसाय पर जानकारी, जल प्लावित फसलों के अंतर्गत मखाना की बात करें तो इसकी खेती हमारे प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों सहित कोशी के विभिन्न जिलों में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि इसकी खेती छोटे बड़े तालाबों, जलाशयों, डबरा, खत्ता के रुके हुए पानी में होता है। तो जो किसान भाई मखाना की खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह उपयुक्त समय है, क्योंकि मखाना की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रोपनी से लेकर कटाई तक के प्रबंधनों को अपनाना होगा। कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम कोढ़ा, जिला कटिहार के कृषक रंजीत यादव। तो आइए सुनते हैं इनकी जिज्ञासा को। हम लोग मखाना का खेती करते हैं, जोतवा के सूखा में कादो उदो कर दिए, मखाना का बीज ला के रोप दिए, उसमें पानी उनी देते रहते हैं, खाद उद हल्का फुल्का देते हैं, कीड़ा उड़ा मारने का, दवाई उबाई का। उपज ज्यादा होगा कि सही तरीका से ये जानकारी नहीं है, यह जानकारी हमको विज्ञान के द्वारा पता चलना चाहिए। अतः किसान भाइयों, मखाना की खेती कैसे करें कि अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कटिहार के विषय विशेषज्ञ चंद्रमा लाल। ये मखाना की खेती जो है निचली जमीन और चौर जमीन में इसको की जाती है, और पारंपरिक तरीके से जो गहरी जमीन है जिसमें कि 3 फुट से 1 मीटर पानी लगता है, तो उसमें इसकी खेती की जा रही है और किसानों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। मखाने की खेती स्थिर जल वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसका औसतन गहराई 1 से 1.5 मीटर तथा तलहटी पर ह्यूमस का अच्छा जमाव होना उपयुक्त पाया गया है। अधिक गहराई वाले तालाब एवं प्रवाहित जल में मखाना की खेती अनुपयुक्त होता है। मखाना की बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवाल या काली दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तालाब का पानी और मिट्टी अम्लीय होने पर चूने का प्रयोग कर उसमें सुधार लाने से मखाने की खेती हेतु उपयुक्त हो जाती है। सामान्यतः मखाने की खेती हेतु तालाबों में सालों भर पानी रहना तथा पानी का pH 7.1 से 8.2, पारदर्शिता 40 से 50 सेंटीमीटर तथा पानी का तापक्रम 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त पाया गया है। मखाने की बीज बुआई से पूर्व तालाबों में जलकुंभी या अन्य जलीय घास अर्थात खरपतवार हो तो उसे पूर्ण रूपेण अक्टूबर से नवंबर माह के अंत तक निकाल देना चाहिए। क्योंकि रासायनिक खाद वगैरह का चौर में तो व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन जो हल्की गहरी जमीन है उसमें जैविक खाद का व्यवहार करते हैं। तो इसमें है कि अगर कम गहरी जमीन है उसका है 3 फीट में जो है मिट्टी पलटने वाले हल से जो है इसकी जुताई कर देते हैं। इसके बाद 3-4 जुताई देसी से करके और उसमें जो है फसल की बुआई। मखाने के बीज की बुआई सामान्यतः जनवरी से दिसंबर तक की जाती है। इसकी बुआई या रोपाई दोनों तरीकों से किसानों द्वारा अपनाए जाते हैं। यह परिस्थिति पर निर्भर करती है। पुराने जलाशय जहां मखाने की खेती होती आ रही है उसमें बुआई अधिक फायदेमंद है तथा नए जलाशय में रोपनी लाभप्रद पाया गया है। कृषकों के अनुभव के आधार पर मखाने का बीज काला तथा गोल होता है, जिसका औसतन आकार 0.8 से 1.3 सेंटीमीटर एवं प्रति बीज वजन 0.8 से 1.2 ग्राम होता है। इसे स्थानीय भाषा में गुर्री कहते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा मखाना का कोई उन्नत किस्म का बीज तैयार नहीं किया गया है।
लेकिन जल कृषकों के अनुभव के आधार पर बड़े आकार के पतले छिलके वाले बीज अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मखाने की बीज बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्रों में 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पूर्व बीज में बेहतर अंकुरण हेतु उसे 1 सप्ताह तक भीगे जूट के बोरे में छायादार स्थान पर रखा जाता है तथा बीच बीच में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। बुआई के समय पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर तक रखी जाती है। मखाने की बीज की बुआई नए तालाबों में पूरी तरह की जाती है, क्योंकि बीज की अंकुरण क्षमता 50 से 60% ही रहती है। तत्पश्चात पुनः बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती। पुराने तालाबों में पिछले फसल के बीज से नई फसल पनप आती है, अतः पौधे की संख्या कम होने पर दूसरे तालाब के पौधे से प्रत्यारोपण करके खाली स्थानों को भरा जाता है अथवा उसी तालाब से अधिक घनत्व वाले जगह से पौधा निकालकर खाली जगहों को भरा जाता है। फसल की पौध रोपाई। मखाने के पौधे की रोपाई की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि में मखाने के थावले युक्त पौधे निकालकर रोपाई तथा द्वितीय विधि में मखाने के पौध जिसे तालाब से निकालकर जड़ में मिट्टी नहीं रहती है रोपाई करते हैं। मखाने की रोपाई का कार्य तालाब में खाली स्थान पर करते हैं, अन्यथा नए तालाब में 1 से 1.5 मीटर कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी पर लगाते हैं। पौधे रोपने का कार्य सामान्यतः मार्च तक पूरा कर लिया जाता है, जिसे मखाने की फसल से अधिक पैदावार मिलती है। कीड़े वगैरह का प्रकोप बहुत कम होता है, अगर हो तो उसमें जो है ये फलिडल पाउडर राख वगैरह मिला करके सुबह में अगर छिड़काव कर दिया जाए, भुरकाव कर दिया जाए तो कीड़े वगैरह से बचाव हो जाता है। टेयर में बतलाते हैं कि इसमें जो है करीब 25 क्विंटल के लगभग हो जाता है मखाना। फसलोत्पादन में सिंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है। बिना सिंचाई के किसी भी फसल से अच्छी उपज लेना संभव नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष भूमि का घटता जल स्रोत यह व्यक्त कर रहा है कि आने वाले दिनों में सिंचाई जल की समस्या किसान भाइयों के सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर जल स्रोत क्यों घट रहा है? तो इसका एक ही कारण है जल का अधिक मात्रा में दुरुपयोग। क्योंकि किसान यदि ट्यूबवेल या किसी अन्य संसाधन से सिंचाई करते हैं तो फसल में जितनी सिंचाई जल की आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक सिंचाई जल का प्रयोग किया जाता है और यह जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। ऐसे में अनियमित वर्षा के कारण भूमि का जल स्रोत घटता ही चला जा रहा है। अतः किसान भाइयों को सिंचाई जल की आवश्यकता से अधिक प्रयोग एवं सिंचाई जल की बर्बादी पर विचार करना होगा और ऐसे विकल्पों को ढूंढना होगा जो कि सिंचाई जल में लगने वाले अधिक खर्च के साथ आने वाले दिनों में इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके। अतः इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों को ढूंढ निकाला है, जिसमें टपक एवं बौछारी सिंचाई प्रणाली प्रमुख है। और यहाँ आज आपको बौछारी सिंचाई प्रणाली पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि इसमें लागत कितनी आती है, इसके लाभ क्या हैं तथा इसका प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह विशेष अंक। तो यहाँ आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है बौछारी सिंचाई पद्धति, जो कि मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है। ऐसी स्थिति में यदि हम फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देते हैं तो किसान भाइयों हम उतने ही पानी से कम दुगना क्षेत्रफल सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें मोटर पंप, यदि आप उर्वरक देना चाहते हैं तो उर्वरक टैंक, दबाव नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल रूम, पाइप एवं एमीटर्स होते हैं। एमीटर्स वो होते हैं जो फील्ड पर पानी को उत्सर्जित करते हैं। साथ ही साथ यदि हमें फ्लैट खेत में पानी देना होता है तो इसके लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव बनाकर रखना चाहिए, जिससे पानी का समान रूप से वितरण आपके खेत में हो सके। किसान भाइयों, फव्वारा चलाने की अवधि फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः बुआई से पूर्व 3 से 4 घंटे व खड़ी फसल में 2 से 3 घंटे इसको चलाना चाहिए। यह एक नियंत्रित सिंचाई पद्धति है, जिसमें पाइपों के माध्यम से जल को नोजल द्वारा वर्षा की तरह जमीन पर डाला जाता है
सिंचाई स्रोत में उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुरूप नोजलों की संख्या कम अथवा ज्यादा की जा सकती है और प्रदेश में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों में फव्वारे से सिंचाई की जा सकती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, हमें बौछारी सिंचाई के लाभ और हानि पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है ताकि किसान इसकी महत्ता को समझ सके। तो जो आप सिंचाई बाढ़ पद्धति या क्यारी पद्धति से देते हैं उसका 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है, लेकिन यदि आप फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो जो जल उपयोग क्षमता है उसका लगभग 60 से 70% के करीब ला सकते हैं। जितनी भी आपकी पास बोई जाने वाली फसलें हैं उसमें आप इससे सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। जहाँ तक आदान के उपयोग की बात है तो इसके माध्यम से आप जो उर्वरक देते हैं उसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपका खेत ऊंचा नीचा या असमान वितरण वाला है तो ऐसी स्थिति में सामान्य विधि से सिंचाई करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप बौछारी सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई आसानी से हो जाती है। अगर आपके यहाँ पाला की समस्या है तो ऐसी स्थिति में इससे सिंचाई करके पाले से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। यदि आपको नर्सरी लगानी है तो नर्सरी के लिए यह पद्धति सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि अधिकांशतः नर्सरी और आजकल फूलों की खेती भी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में होने लगी है और पॉली हाउस के अंदर बौछारी सिंचाई पद्धति लगाकर उससे उचित आर्द्रता की स्थिति बना सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं जो कि आपको इस पद्धति को अपनाने से रोकती हैं। यदि आपका पानी लौड़ी या क्षारीय है तो इस पद्धति में जहां पानी उत्सर्जित होता है अर्थात एमीटर्स बंद हो जाते हैं, इसलिए उनको लगातार साफ सफाई करने की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान भाई तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होंगे तो इस तकनीक को अपनाने में उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही जो फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं उसमें आप बौछारी सिंचाई पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ हवाएं बहुत तेज चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप फव्वारा सिंचाई का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब बातों से परे अगर इसके उपयोग की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसमें लाभ का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। और यदि आप फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपने प्रक्षेत्र पर अपनाते हैं तो न केवल एक मुख्य आदान पानी उसको बचा सकते हैं, बल्कि उसके साथ अपनी उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के समय में दिन प्रतिदिन घटती जोत एवं बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कृषक बंधु मत्स्य पालन व्यवसाय करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, जिसे देखकर मत्स्य पालकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। परंतु प्राय यही देखने में आता है कि हमारे मत्स्य पालक सिर्फ इसी व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, जिसमें कभी कभी विपरीत परिस्थितियां इत्यादि के प्रभाव से यह व्यवसाय भारी आर्थिक क्षति की तरफ चला जाता है। अतः इसे बचने के लिए मत्स्य पालन के साथ पूरक सह व्यवसाय अपनाना आज की स्थिति के हिसाब से नितांत आवश्यक है, ताकि मत्स्य पालक प्राप्त होने वाले लाभ को बढ़ाते हुए व्यावसायिक जोखिम को कम कर सके। आज हम बात करेंगे मत्स्य सह सूकर पालन के बारे में, जो कम लागत खर्च व समय में अधिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा तरीका है। अतः मत्स्य सह सूकर पालन व्यवसाय कैसे किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. शुक्ला। हम मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। हमारे तालाब में पानी के अलावा तमाम ऐसे क्षेत्र होता है, बंदे होते हैं जिनका उपयोग हम किसी न किसी रूप में करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं सूकर के साथ मछली पालन का व्यवसाय कैसे किया जाए, उसका क्या लाभ हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा हम देखते हैं कि हम मछली पालन के लिए एक आदमी को रखते हैं और वो हमारा मछली पालन का व्यवसाय पूरी तरह करता है,
लेकिन इसके साथ साथ यदि हम सूकर पालन का भी धंधा साथ में करते हैं तो वही व्यक्ति हमारा मछली पालन का भी काम देखता है, खाली समय में सूकर का भी काम देखता है, और इस तरह एक जो सबसे बड़ी बचत होती है वो श्रम की बचत होती है और लागत की बचत होती है। दूसरा, सूकर पालन के द्वारा जो उनका मलमूत्र निकलता है और उसका उपयोग मछलियां भोजन के रूप में करती हैं। तो दूसरा जो उपयोग होता है वो यह होता है कि मछलियों के आहार को बाहर से देने की जरूरत नहीं होती और उसकी लागत की बचत होती है, यानी एक ही लागत में दो लाभ हमको मिल जाते हैं। तीसरी बात आती है कि जो हमारा जमीन खाली पड़ी हुई है, बंदे खाली पड़े हुए हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो खाली स्थान का उपयोग करते हैं हम और उस स्थान का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित करने में करते हैं। अब देखना यह है कि एक हमको कितने स्थान की जरूरत होती है सूकर पालन के लिए। हमारे पास पर्याप्त स्थान है तो उसमें हमको एक सूअर के लिए, जो बड़ा सूअर है उसके लिए 3 से 4 स्क्वायर मीटर की जगह की जरूरत पड़ती है और कुछ खुला स्थान रखना चाहिए और कुछ बंद स्थान रखना चाहिए। उसमें एक सूअर के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान उपलब्ध हो जाता है। तो किसान भाई, इसमें हमको करना क्या है ये ध्यान देना है कि यदि हमारा 1 हेक्टेयर का तालाब है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तालाब का, तो उसके लिए 30 से 40 अगर सूकर हमारे पास उपलब्ध है, सूकर एरिया है हमारे पास, तो उसमें हम 30-40 सूकर रख करके वो जो 30-40 सूकर होंगे उनका जो ठोस मल है उसको आप अलग कर दें, उसको आप सड़ा करके खाद बना सकते हैं और खाद बना करके अपने खेतों में आप कृषि उत्पादन के लिए डाल सकते हैं। और जो लिक्विड है, जो उसका धोवन है पूरे आपके सुअर बाड़े का, उस धोवन को लेकर के आप धो करके सीधा नाली से आप अपने तालाब को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, जिससे कि जो भी उसका धोवन है वो सीधा आपके तालाब में जाएगा और वो धोवन हमारी मछलियों के लिए भोजन के रूप में उपयोग में आएगा। इस प्रकार 1 हेक्टेयर के लिए जो सूकर की हमारे 30-40 सूकरों की साल भर की लागत आती है वो लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक आती है। लेकिन जो उसकी आय होती है हमें एक सूअर हमारा लगभग 70 से 80 किलो का हो जाता है, जिसकी जो मार्केट रेट होती है वो लगभग 6 से 7 हजार रुपए होती है। तो इस तरह हमारे 40 सूअरों की जो कीमत होती है वो काफी होती है और लाभ हमें जो प्राप्त होता है इन सूकर पालन इकाई से वो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक हमको लाभ अतिरिक्त मिल जाता है और हमको कम लागत में अधिक से अधिक लाभ मिलता है। इस प्रकार हमें स्थान की बचत होती है, हमें मछलियों को दी जाने वाले भोजन की बचत होती है, तीसरा श्रम की बचत होती है और हमको अधिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है वो यह है कि सूकर पालन का व्यवसाय हम करते हैं और कभी कभी जो हमें अपशिष्ट पदार्थ है वो ज्यादा मात्रा में तालाब में चला जाता है, तो ऐसे में पानी की गुणवत्ता के प्रभावित होने की संभावना रहती है और पानी खराब हो सकता है और मछलियां रोग से ग्रस्त हो सकती हैं। तो जो सबसे बड़ी ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही हमको ऐसा लगता है कि हमारा पानी पॉल्यूशित हो रहा है और पानी हमारा बदबू करने लग गया है, तो ऐसी स्थिति में हमको जो धोवन है उसका पानी सूअर बाड़े का तालाब में रोक देना चाहिए और अवशिष्ट पदार्थों को उसमें डालना बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ प्रयास करना चाहिए कि हम अपने तालाब का पानी आधा बदल दें। दूसरी बात कि यदि हमको लगता है कि हमारा पानी प्रदूषित हो गया है तो ऐसे में तत्काल हमें रोग रोधन के उपाय करने चाहिए और ऑक्सीजन बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। और ऑक्सीजन बढ़ाने के उपाय के रूप में हम सबसे पहले इसमें हम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मछलियों को जो रोग लगने की संभावना है वो कम हो जाए। दूसरा, हम लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो हमारे रोग रोधन के उपाय हैं वो ठीक ढंग से चले और हमारी मछलियां रोगग्रस्त न हो, ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़े। तो ये किसान भाइयों, ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम कैथा, जिला किशनगंज से श्री विदेशी शर्मा जी ने आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप विगत 5 वर्षों से सब्जी तथा मिर्च की खेती करते आ रहे हैं। अब आप सब्जी के स्थान पर हल्दी की खेती करना चाहते हैं, इसलिए आप इसके उन्नत किस्म, भूमि चुनाव एवं तैयारी के साथ साथ उर्वरक एवं बुआई विधि की जानकारी चाहते हैं। विदेशी जी आपने सही समय पर हमसे संपर्क किया है, क्योंकि हल्दी की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अप्रैल से
पूरा जुलाई है, लेकिन मध्य अप्रैल से मई तक ज्यादा उपयुक्त होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हल्दी के उन्नत किस्मों की। इसमें प्रमुख है अमलापुरम, मधुकर, कृष्णा, सुगना, राजेंद्र सोनिया, रश्मि इत्यादि। जबकि स्थानीय प्रजातियों में बरुआ सागर, नाडिया, परौना इत्यादि हैं। जबकि कोठा पेटा नामक प्रजाति गहरे पीले रंग वाली अच्छी उपज देने के साथ साथ लीफ ब्लॉच रोग प्रतिरोधी भी है। विदेशी जी प्रभेदों के चुनाव के बाद बात आती है भूमि चुनाव एवं खेत की तैयारी की। हल्दी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म पदार्थ युक्त बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त कम छाए वाले बागों में भी सफलतापूर्वक हल्दी की खेती की जा सकती है। भूमि चुनाव के बाद बात आती है खेत की तैयारी की। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर से कर पाटा चलाकर समतल कर लें। साथ ही साथ हल्दी से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरक एवं खाद का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए जुताई से पूर्व 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद और 20 किलोग्राम क्लोरपायरिफॉस धूल का उपयोग प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। और हल्दी के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम स्फूर तथा 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर अनुशंसित की गई है। इसमें संपूर्ण स्फूर व पोटाश तथा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 40 किलोग्राम को बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा शेष 40 किलोग्राम मात्रा इसके 1 माह बाद प्रति हेक्टेयर की दर से कतारों के बीच में डालकर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। विदेशी जी अब बात आती है इनकी बुआई प्रक्रिया की। बिजाई के लिए चयनित प्रजातियों का चुनाव करें जिसका वजन तकरीबन 20 से 25 ग्राम की होनी चाहिए तथा प्रत्येक गांठ में 2 से 3 आंखें भी अवश्य रखें। इस प्रकार चयनित प्रकंद की 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। प्रकंद चयन कर लेने के पश्चात अब इनकी बुआई करें, लेकिन बुआई करने के पूर्व अब सर्वप्रथम प्रकंद को कार्बेंडाजिम की 0.2% के घोल में उपचारित कर छाया में सुखा लें। तत्पश्चात 5 से 8 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनाकर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में कंदों की बुआई करें और बुआई कर लेने के पश्चात सूखी घास या पत्ती से ढक दें। ऐसा करने से 15 से 20 दिन के अंदर प्रकंद का जमा हो जाता है। इस प्रकार विदेशी जी यदि आप हमारे बताए गए बातों पर अमल कर हल्दी की बुआई करेंगे तो आने वाले समय पर आपको मानक स्तर का उपज प्राप्त होगा। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम संभुआ जिला समस्तीपुर के कृषक राधे भगत ने आपने अन्नदाता के निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप पान की खेती करना चाहते हैं। इस हेतु आप जानकारी चाहते हैं, तो राधे भगत जी इसके लिए देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। किसान भाइयों, पान की उन्नत खेती के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे भूमि के चुनाव पर। पान का बेरेजा बनाने के लिए ढालू जमीन जहां पानी निकास की अच्छी सुविधा हो अनुकूल होती है। प्राय तालाबों की मेड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर जहां वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होता है इसकी फसल उगाने हेतु उपयुक्त होती है, परंतु दोमट काली मिट्टी सर्वोत्तम पाई गई है। जहां तक बरेजा बनाने की विधि की बात है तो जिस भूमि पर बरेजा बनाना होता है वहां सीधी लाइन में चूना डाल देते हैं। इन लाइनों में 1 मीटर के अंतर से बांस 3 से 4 मीटर लंबे पंक्तिबद्ध गाड़ देते हैं। 2.5 मीटर ऊंचाई पर बांस की कमाची से लंबाई और चौड़ाई में बांधकर छप्पर बना देते हैं। ऊपर पतली खर या पुआल से छावा देते हैं और खर या पुआल हवा से नहीं उड़ सके इसके लिए छोटी छोटी बांस की कमाचियों को खर या पुआल के ऊपर रख कर बांध देते हैं। इस मंडप के चारों ओर छत की ऊंचाई के बराबर इकरी या खर की टहनियां बांस के सहारे बांध देते हैं। इस तरह बरेजा चारों ओर से बंद रहता है तथा सामने आने जाने के लिए एक दरवाजा रखते हैं। जहां तक पान की खेती के लिए भूमि की तैयारी की बात है तो बरेजा तैयार करने के बाद जमीन को अच्छी तरह साफ कर खुदाई करके पानी से सिंचाई कर देते हैं। 3 से 4 दिन बाद जब जमीन सूख जाए तब उसे भुरभुरी कर लेते हैं। बांस की लाइन के सहारे करीबन 10 सेंटीमीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बना लेते हैं। इसी मेड़ पर पान के बेलों का रोपण किया जाता है। उत्तरी बिहार में रोपण के लिए बेल की एक गांठ वाला टुकड़ा जिसके साथ एक स्वच्छ पत्ती लगी रहती है, जबकि दक्षिणी बिहार में मगही प्रभेदों के बेले 7 से 8 गांठ वाली का उपयोग होता है।
दो बांस के दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारबद्ध लगाते हैं। गांठ को मिट्टी में गाड़कर तिरछा रखकर उसके ऊपर गीली मिट्टी के कणों के बीच की हवा निकाल दिया जाए और गांठ मिट्टी के संपर्क में आ जाए। रोपने के बाद बेलों को पानी से भिगोया हुआ खर या पुआल से ढक देते हैं। इस पर दिन में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई करते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में करीबन 1,50,000 बेलें लगती है। किसान भाइयों, रोपने के लिए बीज स्वस्थ सुडौल बेल के 1 मीटर ऊपरी भाग से चुनना चाहिए। यदि किसी प्रकार के धब्बे और रोग के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें बोने हेतु प्रयोग न करें। बेलों की रोपनी से पूर्व बोडो मिश्रण का 1% घोल तथा प्रति 4 लीटर घोल में 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दें तथा इस घोल में बेलों के कटे भाग को 30 मिनट तक अवश्य डुबोए रखें। इस प्रकार उपचार करने से फफूंद जनित एवं जीवाणु जनित रोगों के प्रभाव से बचाया जा सकता है। जहाँ तक पान की खेती में खाद उर्वरक प्रबंधन की बात है तो पान के सालों भर अच्छी पैदावार के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम स्फूर और 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए। यदि पोषक तत्व की पूर्ण मात्रा जैविक खाद के रूप में यानी सरसों, अंडी या नीम की खली को प्रयोग करें तो अति उत्तम है। ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम पोषक तत्व की आधी मात्रा कार्बनिक और आधी अकार्बनिक खाद के रूप में व्यवहार करें। लगभग 20 से 25 क्विंटल खली प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है। जहाँ तक किस्मों की बात है तो उत्तरी बिहार में पान की बंगला किस्म तथा दक्षिणी बिहार में बंगला एवं मगही किस्म लगाई जाती है। मगही पान अन्य देशों के लिए निर्यात भी किया जाता है। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। बिहार में सुरक्षित नहीं आधी आबादी। सहरसा और भागलपुर में दुष्कर्म की घटनाएं। दरभंगा में विरोध करने पर महिला को किया जख्मी। विकास दर में मध्य प्रदेश से पिछड़ा बिहार। ताजा आंकड़ों पर भाजपा खेमे में खुशी, जदयू में बढ़ी बेचैनी। कांग्रेस के मिशन 2014 का हंगामेदार आगाज। प्रदेश को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सामने आई नेताओं की आपसी कलह। औरंगाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। वाहन को क्षतिग्रस्त कर आरोपी को छुड़ाया, जान बचाकर भागी पुलिस।
और संभल कर करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल। साइबर हैकर्स कर सकते हैं आपके प्रोफाइल का दुरुपयोग।